अस्सलाम वालेकुम। आज जुमा है और दिसंबर की 29 तारीख। पाकिस्तान में शाम के 7 और यहाँ वाशिंगटन में सुबह के 9 बजे हैं। बैज़ जिलानी हाजिर है खबरों के एक बुलेटिन के साथ। इसराइल हमास जंग की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, आइए इसी से खबरों का आगाज करते हैं। हमास के आला सतही ओहदेदारों के एक वफ्द की आमद आज जुमे के रोज काहिरा में मुतवक्के है, जहां वो मिस्री अमन तजवीज पर गौर करेंगे जो हमास और इसराइल के दरमियान जंग के खात्मे के लिए तैयार की गई। मिस्र के 3 मरहलों पर मुश्तमिल अमन मंसूबे में जरगमालियों की रिहाई का मुतालबा, इसराइल के जेर हिरासत फलस्तीनी कैदियों की रिहाई और जंग बंदी का मुआहिदा शामिल है। इसके अलावा गजा के बाद जंग के इंतजाम के लिए टेक्नोक्रेट्स की फलस्तीनी हुकूमत के क़याम की तजवीज भी पेश की गई है। उधर अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हमदर्दी के दफ्तर ने खबरदार किया है कि गजा की पट्टी में लड़ाई में शिद्दत से बार बार मवासलाती खलल, बंद सड़कें और ईंधन की कमी इंसानी इमदाद की कार्रवाइयों के लिए अहम चैलेंज पैदा कर रही है। इसराइली फौज ने जुमेरात को कहा कि उसे मगाजी पनाह गजीन कैंप पर फिजाई हमले में तनाज़े से गैर मुसल्लह मुलव्विस शहरियों को पहुंचने वाले नुकसान पर अफसोस है। हमास के जेर इंतजाम इलाके में वजारत सेहत ने बताया कि कम अज कम 70 अफराद हलाक हो गए थे। इसराइली फौज ने कहा कि उसके भी 167 फौजी मारे गए। इसराइली फोर्सेज ने गजा के वस्ती और जनूबी इलाकों में बमबारी की है। गजा की वजारत सेहत के हुक्काम का कहना है कि इसराइली फोर्सेज ने खान यूनस में एक मकान को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में 8 अफराद हलाक हो गए, जबकि वस्ती गजा के मगाजी कैंप पर मिसाइल हमले में 3 फलस्तीनी हलाक और 6 जख्मी हुए। इसी तरह इसराइली फोर्सेज के रफा इलाके में हमले में 20 अफराद हलाक और 55 जख्मी हुए। मकामी अफराद और सेहत के अमले के मुताबिक बम उन इमारतों पर बरसाए गए जहां शहरी पनाह लिए हुए थे। इसराइली वजीर दिफा ने खान यूनस में जारी हमलों से मुतल्लिक कहा कि गजा में कार्रवाई का मकसद हमास को खत्म करना है ताकि उसकी अस्करी और हुकूमती सलाहियत बरकरार न रह सके। तुर्क सदर रजब तैयब अर्दोगान ने अंकारा में एक तकरीब के दौरान कहा कि नेतन्याहू और हिटलर के इक़दामात में कोई फर्क नहीं। ताहम नेतन्याहू हिटलर से ज्यादा अमीर हैं क्योंकि उन्हें हर तरह की हिमायत मगरिब से मिलती है। तुर्क रहनुमा ने गजा में होने वाली हलाकतों और तबाही के पैमाने पर इसराइल पर बार बार तनकीद भी की। नेतन्याहू ने जवाबन एर्दोगान के बयान पर तनकीद करते हुए कहा कि एर्दोगान कुर्दों के खिलाफ नस्लकुशी कर रहे हैं और हुकूमत मुखालिफ सहाफियों को कैद करने का आलमी रिकॉर्ड रखते हैं। वो आखिरी शख्स हैं जो हमें अखलाकियात की तिलकीन कर सकते हैं। गजा और हमास की ताज़ा तरीन सूरत हाल के बाद आइए अब चलते हैं पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान और उसके साथ साथ दुनिया भर से अहम खबरों पर नजर डालते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान ने दावा किया है कि अदलिया के खिलाफ साजिश की जा रही है। इस्लामाबाद में पीटीआई रहनुमाओं की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन के बयानात चलाए गए। इन बयानात में उन्हें अदलिया पर तनकीद करते हुए दिखाया गया। बैरिस्टर गौहर के मुताबिक एक बड़ी सियासी जमात को इंतखाबात से बाहर करने की कोशिश की जा रही है। आला अदलिया इस सूरत हाल का नोटिस ले। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मुराद सईद के सवात से कौमी असम्बली की नशिस्त के लिए कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। मुराद सईद ने सवात की हल्का NA4 से कागजात नामजदगी जमा कराए थे। रिटर्निंग अफसर के मुताबिक मुराद सईद इश्तिहारी मुलजम है जो पुलिस और दीगर महकमों को मतलूब है, इसलिए कानून के तहत इश्तिहारी मुलजम इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकता। और बलोचिस्तान में हुकूमत ने चमन सरहद की बंदिश के सबब बेरोजगार ताजरों के लिए खुसूसी पैकेज का ऐलान किया है, जिसके तहत छोटे ताजरों की माली मदद की जा रही है। अलबत्ता ताजिर इस इकदाम से मुतमईन नहीं। सरहद की बंदिश और चमन के ताजरों के मुतालबात की मजीद तफसीलात जानने के लिए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आइए। पाकिस्तान की फौज की आला कमांड ने जुमेरात के रोज कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी TTP और दीगर दहशतगर्द नेटवर्क्स की मौजूदगी, आजादाना नकलो हरकत और पड़ोसी रियासत में जदीद हथियारों तक रसाई पर तशवीश का इजहार किया है और इसे पाकिस्तान की सलामती के लिए खतरा करार दिया। जुमेरात 28 दिसंबर को इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन यानी ISPR की जानिब से होने वाली एक प्रेस रिलीज में बताया गया कि फौज की इस बात की तस्दीक जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में मुनक्किदा 261वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में की गई। फोरम ने मुल्क में बढ़ती हुई दहशतगर्दी के मसले पर तवज्जो दी और फैसला किया कि तमाम दहशतगर्दों, उनके सहूलतकारों और उनकी हौसला अफजाई करने वालों से रियासत की पूरी ताकत से निपटा जाएगा।
اسی دوران پاکستان کے دفتر خارجہ کی ترجمان زہرہ بلوچ کا کہنا ہے کہ افغانستان کی صورتحال پر علاقائی نقطہ نظر کے تناظر میں پاکستان نے افغانستان میں امن کو فروغ دینے کے لیے میٹنگز اور میکانزم میں شرکت کی ہے۔ ہم افغانستان کے ساتھ بات چیت اور مشغولیت کے لیے بھی پرعزم ہیں، کیونکہ دونوں ممالک خاص طور پر اقتصادی شعبے میں تعاون کی راہیں تلاش کر رہے ہیں۔ ہم سیکیورٹی اور بارڈر مینجمنٹ سے متعلق امور پر افغان حکام کے ساتھ رابطہ کر رہے ہیں۔ افغانستان میں ایک افغان میڈیا واچ آرگنائزیشن نے ملک میں آزادی صحافت کی صورتحال کے بارے میں ایک نئی رپورٹ میں کہا ہے کہ 2023 میں افغانستان میں آزادی صحافت کو شدید حد تک محدود کر دیا گیا اور اس وقت 2 میڈیا اداروں کے 2 چیف ایڈیٹرز طالبان کی جیلوں میں ایک سال کی قید کاٹ رہے ہیں۔ افغانستان کے صحافیوں کے مرکز کے مطابق 2023 کے دوران ایک افغان صحافی ہلاک اور 19 زخمی ہوئے۔ طالبان نے 61 صحافیوں اور میڈیا ورکرز کو گرفتار کیا۔ طالبان کی عدالتوں نے گزشتہ 12 ماہ میں میڈیا ایڈیٹرز اور صحافیوں کے لیے 4 سیشن منعقد کیے۔ رپورٹ کے مطابق طالبان کے جاری کیے گئے رہنما خطوط کا مرد اور خواتین کے کام کی جگہوں، خواتین پر مردوں کے انٹرویو کرنے پر پابندی سے افغانستان میں میڈیا آؤٹ لیٹس کے مواد پر منفی اثر مرتب ہوا ہے۔ طالبان کا فوری رد عمل سامنے نہیں آیا۔ بھارت نے انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل اور امریکی روزنامے واشنگٹن پوسٹ کی اس مشترکہ تحقیقاتی رپورٹ کو مسترد کر دیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ بھارتی حکومت جاسوسی کے سافٹ ویئر پیگاسس کے ذریعے ملک کے 2 نامور صحافیوں سمیت دیگر صحافیوں کو نشانہ بنانے میں ملوث پائی گئی۔ مرکزی وزیر مملکت برائے الیکٹرانک اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی راجیو چندر شیکھر نے اس رپورٹ کو نصف سچ اور مکمل مصنوعی قرار دیا۔ انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جمعرات کے روز اپنی ایک پوسٹ میں کہا کہ یہ تکلیف دہ ہے اور اس معاملے پر ان کا اور وزارت کا موقف واضح ہے۔ انہوں نے رپورٹ میں عائد کیے گئے اس الزام کی بھی تردید کی کہ بھارتی حکام نے ایپل سے کہا کہ اس نے اکتوبر میں اپوزیشن رہنماؤں کو جو سیکیورٹی الرٹ جاری کیا تھا اس کے سیاسی اثرات کو کم کرنے میں مدد دی جائے۔ یوکرینی حکام نے بتایا ہے کہ روس نے جمعے کے روز یوکرین کے کئی شہروں پر میزائل حملے کیے جن میں کم از کم 13 افراد ہلاک اور 18 زخمی ہو گئے۔ حکام کا کہنا ہے کہ ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ہے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے ایکس پر پوسٹ کیا کہ یوکرین پر کل 110 کے قریب میزائل داغے گئے جن میں سے زیادہ تر کو مار گرایا گیا۔ زیلنسکی نے کہا کہ روس کے حملے کے اہداف میں ایک میٹرنٹی ہسپتال بھی شامل ہے۔ دیگر اہداف میں تعلیمی ادارے، شاپنگ مال، کثیر المنزلہ رہائشی عمارتیں، نجی مکانات، ایک تجارتی اسٹوریج اور ایک پارکنگ لاٹ بھی شامل ہے۔ یوکرین کے دارالحکومت میں جمعے کی صبح دھماکوں کی آوازیں سنی گئی اور میئر وٹالی کلٹسکو نے کیف کے رہائشیوں کو پناہ گاہوں میں جانے کا مشورہ دیا۔ ایک ٹیلی گرام پوسٹ میں خارکیو کے میئر ایگور تیریخوف نے اس حملے کو بڑے پیمانے پر میزائل حملہ قرار دیا۔ لویو کے میئر اینڈری سدودی نے ٹیلی گرام پر پوسٹ کیا کہ ان کے شہر کو کم از کم 2 بار نشانہ بنایا گیا۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا کہ انہوں نے جمعرات کو پوپ فرانسس کے ساتھ ملاقات میں یوکرین کے امن فارمولے پر تبادلہ خیال کیا۔ کرسمس کے روز پوپ نے اپنے پیغام میں دیگر تنازعات کے علاوہ یوکرین میں جنگ کے خاتمے کا بھی مطالبہ کیا۔ اور ادھر بحیرہ اسود کے بندرگاہی شہر اوڈیسا کی گورنر اولیا کیپر نے ٹیلی گرام پوسٹ میں کہا کہ اوڈیسا میں ایک اونچی عمارت کو ڈرون حملے سے نقصان پہنچا۔ کیپر نے مزید کہا کہ ہلاکتوں کے بارے میں معلومات کی تصدیق کی جا رہی ہے۔ شہر کے رہائشیوں کو پناہ گاہوں میں رہنے کی تاکید کی گئی ہے۔ ادھر روس کی وزارت دفاع نے جمعرات کو کہا کہ اس کی افواج نے کرائمیا کو نشانہ بنانے والے 2 یوکرینی ڈرونز کے حملوں کو ناکام کر دیا ہے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ وہ ان غیر ملکی بینکوں پر پابندیاں عائد کرے گا جو یوکرین میں روس کی جنگ کی حمایت کرتے ہیں۔ صدر جو بائیڈن کے دستخط شدہ ایک ایگزیکٹو آرڈر کے تحت امریکہ ان مالیاتی اداروں کے خلاف ثانوی پابندیاں عائد کر دے گا جو پہلے ہی روس کی دفاعی صنعت کو سپورٹ کرنے کے لیے نشانہ بننے والی کمپنیوں کی پشت پناہی کر رہے ہیں۔ صدر بائیڈن کے قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیون نے ایک بیان میں یہ کہا کہ ہم ایک واضح پیغام بھیج رہے ہیں کہ جو بھی روس کی غیر قانونی جنگ کی کوششوں کی حمایت کرتا ہے وہ امریکی مالیاتی نظام تک رسائی سے محروم ہو سکتا ہے۔ اسی دوران چین کے سب سے بڑے بینکوں نے مغربی اداروں کے پیچھے ہٹنے کے بعد جنگ کے بعد سے روس کو اربوں ڈالر کے قرضے فراہم کیے ہیں۔ امریکہ کی ریاست مین کے سیکرٹری آف اسٹیٹ نے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر آئین کی بغاوت کی شک کے تحت ریاست کے صدارتی پرائمری الیکشن میں حصہ لینے پر پابندی عائد کر دی ہے۔
सेक्रेटरी ऑफ स्टेट शीना बेलोस साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के मामले पर यकतरफा कार्रवाई करने वाली पहली इंतखाबी एहलकार हैं। उनकी जानिब से ये इकदाम ऐसे वक्त पर किया गया जब अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ये फैसला देने वाली है कि आया ट्रंप दोबारा इंतखाबात में वापस आने के अहल हैं या नहीं। इससे कबल रियासत कोलोराडो की आला अदालत ने भी साबिक सदर को अमेरिका के सदारती ओहदे के लिए नाअहल करार दिया था। तारकीन वतन और पनाह के मतलाशियों का काफिला जनूबी मैक्सिको से अमरीकी सरहद की तरफ बढ़ा है। मैक्सिको के सदर लोपेस ओब्राडोर ने अंदाजा लगाया है कि काफिले में तकरीबन 1500 अफराद शामिल हैं, लेकिन कुछ कारकुनों और मकामी मीडिया ने यह तादाद 7000 बताई है। मैक्सिको और अमरीकी हुक्काम ने बुध को आला सतही बातचीत के बाद मुश्तरका सरहद पर रिकॉर्ड नकल मकानी से निमटने के लिए मिलकर काम करने पर भी इत्तेफाक किया है। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन के मैक्सिको के दौरे के बाद दोनों मुल्कों ने कहा कि वो वेनेजुएला, क्यूबा, निकरागुआ और हेटी के तारकीन वतन के लिए कफालत के इकदामात को मजबूत बनाने और नकल मकानी की बुनियादी वजूहात से निमटने की कोशिश करेंगे। और आइए चलते चलते आपको एक दिलचस्प खबर सुनाते हैं, और खबर यह है कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स 2024 के एडिशन में जगह पाने वाले पाकिस्तानियों के बारे में गुज़श्ता बरस म्यूजिक का सबसे बड़ा अवार्ड ग्रैमी अपने नाम करने वाली पहली पाकिस्तानी उरूज आफ्ताब का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड 2024 के एडिशन में शामिल कर लिया गया है। इसके अलावा कोहपेमा शहरोज काशिफ और फजल अली ने भी रिकॉर्ड बुक में अपनी जगह बनाई है। एक और दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान के सूबे सिंध के शहर लाड़काना के एक खानदान का नाम भी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के एडिशन में शामिल है। ऐसा इसलिए हुआ कि लाड़काना के मंगी खानदान के 9 अफराद, जिनमें मियाँ बीवी और 7 बच्चे शामिल हैं, सब एक ही दिन पैदा हुए। उन तमाम अफराद की सालगिरह 1 अगस्त को मनाई जाती है, जो कि एक रिकॉर्ड है। और साल 2024 के एडिशन में ब्लाइंड क्रिकेट टीम के खिलाड़ी मसूद जान का नाम क्रिकेट रिकॉर्ड्स की सफात पर भी मौजूद है। और इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन अब खत्म होता है। आपसे हमारी दरखास्त है कि इसको लाइक करने के साथ साथ, पसंद करने के साथ साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अब बैज़ जिलानी आपसे इजाजत चाहती है। मेरे साथ प्रोड्यूसर्स आयजा इरफान और सैयद असफर इमाम भी थे। इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।